दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के कलंकित शरीर से लज्जित पिता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। अच्छा खासी जिंदगी से जी रहे जनार्दन का परिवार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा जला आया जो परिवार की सारी खुशियां बहा ले गया। पदोन्नति के साथ जनार्दन का तबादला किसी शहर में हो गया था। अब वह सीनियर अध्यापक थे। उनकी पत्नी शहर आने पर बहुत खुश थी। गांव की अभाव भरी जिंदगी से वह ऊब चुकी थी। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जनार्दन व उनकी पत्नी ने खूब ध्यान दिया था। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी का नाम मालती, मझली मधु और छोटे बेटे का नाम दीपू था। मालती सीधी सादी मगर गंभीर स्वभाव की, तो मधु थोड़ी जिद्दी व शरारती थी, जबकि दीपू थोड़ा नटखट था। मालती बीए की पढ़ाई कर रही थी, मधु 11वीं में पढ़ रही थी और दीपू तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। समय बीत रहा था। वहाँ गांव में जनार्दन पैदल ही ऑफिस जाते आते थे। यहाँ शहर में आकर उन्होंने बाइक ले ली थी, जिस पर छुट्टी के दिन श्रीमती जी को बैठाकर जनार्दन शॉपिंग करने या घूमने जाता था। उनकी पत्नी दोपहिया वाहन पे सैर कर फूले ना समाती। कभी कभी दीपू भी जिद कर माँ बाप के बीच बैठकर सवारी का आनंद ले लेता था। मधु विज्ञान विषय लेकर पढ़ रही थी। जनार्दन ने शहर के एक ट्यूशन सेंटर में भी अब उसका दाखिला करवा दिया था। वह बस से आया जाया करती थी। दीपू को जनार्दन खुद स्कूल छोड़ जाया करते और लौटते समय ले आते। एक व्यवस्थित ठर्रे पर जीवन चल रहा था। नई कॉलोनी में आकर जनार्दन की पत्नी बच्चों के लालन पालन में तल्लीन थी। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, समय कट रहा था। बेहद घरेलू टाइप की महिला थी वह। एक ऐसी आम भारतीय महिला जिसका सब कुछ उसका पति, बच्चे व घर होता है। माँ का यह स्वभाव बड़ी बेटी को ही मिला था। मधु ट्यूशन खत्म होते ही बस से ही लौटती। कॉलोनी के पास ही बस का स्टॉप था। ट्यूशन सेंटर के पास एक ढाबा था। शहर के लड़के और बाबू समुदाय अपने खाने का शौक पूरा करने वहां आते थे। एक दिन यहीं पर मधु सड़क पार कर बस स्टॉप के लिए जा रही थी। एक कार टर्न देते हुए मधु के एकदम पास आकर रुकी। मधु घबरा गई थी। वह पीछे हट गई। कार चालक ने कार किनारे पार की और मधु के पास आया। बोला, मैडम सॉरी, मैं जरा जल्दी में था। दोनों की आंखें चार हुई। दिखाई नहीं देता क्या? वह गुस्से से बोली। अब एकदम ठीक दिखाई देता है मैडम, उसने मधु की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। नॉनसेंस, मधु ने उसे गुस्से से देखकर कहा। फिर मधु बस स्टॉप की तरफ बढ़ चली। वह उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका नाम था शैलेश, शहर के एक कपड़े के व्यापारी का बेटा। अब तो शैलेश अक्सर ट्यूशन सेंटर के पास दिखता, कभी ढाबे से निकलते हुए, कभी कार खड़ी कर इंतजार करते हुए। फिर वही हुआ जो ऐसे में होता है। एक शरारत पहचान में, पहचान दोस्ती में और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। बस की जगह अब मधु कार या कभी बाइक में ट्यूशन से लौटती। मधु के माता पिता इस बात से अनजान थे, लेकिन कॉलोनी के एक अशोक सर को सब कुछ पता था। इधर अशोक सर शाम की चहलकदमी को निकलते और कॉलोनी से कुछ कदम दूर मधु कार से कभी बाइक से उतरती। दबे पांव धीरे धीरे घर की ओर जाती। इनकी हाय बाय उन्होंने कितनी ही बार देखी। माँ तो यही सोचती कि उसकी बेटी सयानी है, विज्ञान की छात्रा है, एक दिन उसे डॉक्टर बनना है। वह एक मॉडर्न लड़की है। दुनिया में आजकल यही तो चाहिए। पिता को घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत कहाँ मिलती है भला। लेकिन मधु के प्यार की भनक मालती को लग गई। उसके फ़ोन कॉल्स अब ज़्यादा ही आ रहे थे। जब देखो मोबाइल फ़ोन कान से लगाए रहती।
एक शाम जब वह काफी देर बातें कर चुकी तो मालती ने पूछा, मधु, कौन था वह जिससे तुम इतनी हंस हंस कर बातें कर रही थी? तुम कहीं ऐसे वैसे के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना। मधु ने जवाब में कहा, नहीं दीदी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। आखिर एक दिन उसने दीदी को बता ही दिया कि वह शैलेश से प्यार करने लगी है। वह अच्छा लड़का है। मालती ने मन में सोचा, शायद यह सब सच हो। एक दिन अचानक मुख्य भूमि से जनार्दन के पास फोन कॉल्स आई। उन्हें अपने पैतृक गांव जाना पड़ा। उनके मित्र वेंकटेश ने फौरन उनके विमान टिकट का बंदोबस्त किया। पापा मम्मी दोनों को जाना था। जो ही मम्मी पापा गए, मधु ने दीदी से कहा कि वह 2 से 3 दिनों के लिए चेन्नई जाना चाहती है। शैलेश 2 से 3 दिनों के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई जाएगा। वह उसे भी साथ ले जाना चाहता है। दीदी तू साथ दे दे, बस 2 से 3 दिनों की ही तो बात है। मालती अवाक रह गई, मगर वह क्या कर पाती भला। उसकी ख्वाहिश और बार बार यह आश्वासन कि शैलेश बहुत अच्छा लड़का है, वह उससे शादी करने को राजी है। मालती ने उसे इजाज़त दे दी। शैलेश के साथ विमान से मधु चेन्नई चली गई। मालती का जैसे दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई थी। पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन चौथे दिन वह शैलेश के साथ लौट आई थी। टूरिस्ट सीजन की वजह से उन्हें किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था। एक सप्ताह के बाद मम्मी पापा मुख्यभूमि से लौट आए थे। गांव की पुश्तैनी जमीन का उनका हिस्सा उन्हें मिलने वाला था। मम्मी पापा के लौट आने पर मालती का मन बेहद हल्का हो गया था। समय गुजरता जा रहा था। जनार्दन और उनकी पत्नी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे थे। मालती अब बीए पास कर चुकी थी। वह आगे पढ़ने की सोच रही थी। दीपू 7वीं कक्षा में पहुंच गया था और मधु अब कॉलेज में पढ़ रही थी। आधुनिक ख्याल की लड़की होने के कारण मधु के पहनावे भी आधुनिक थे। उसके सहेलियां अमीर घरों की थी। उन लड़कियों के बीच एक नाम बहुत ही सुनाई देता था, बबलू। वैसे उसका सही नाम जसवंत था। बबलू कभी अकेला नहीं घूमता था। 3 से 4 चेले हमेशा उसे घेरे रहते। क्यों ना हो, वह शहर के एक प्रभावी नेता का बेटा जो था, ऊपर से वह तबीयत का भी रंगीन था। उसने जब मधु को देखा तो देखता ही रह गया। पिछले बरस उसने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और उसकी सरकारी नौकरी भी लग गई थी। एक सुबह वेंकटेश और उनकी पत्नी अपने बेटे का रिश्ता मालती के लिए लेकर आ गए थे और अगले फागुन में शादी की तिथि निकल आई थी। मालती शादी के बाद भी पढ़ाई करे, उन्हें इतराज नहीं था। माँ यही तो चाहती थी कि उसकी बेटी को अच्छी ससुराल मिले। इधर मधु कॉलेज में अपनी सहेलियों की मंडली में हंसती खेलती वह चहकती रहती। क्लास न होने पर कैंटीन में समय बिताती या लाइब्रेरी में पत्रिकाएं उल्टती पलटती। कभी कभार शैलेश उसे पार्क में बुला लेता। बबलू तो बस हाथ मसोस कर रह जाता। वैसे बहुत बार उसने मधु को आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी। वह गांधी जयंती की सुबह थी। कॉलेज में हर वर्ष की तरह राष्ट्रपिता की जयंती मनाने का प्रबंध बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में कॉलेज के कैंपस और पंडाल में आ जा रही थी। तभी बबलू की टोली ने देखा कि मधु शैलेश की कार में बैठ रही है। अक्टूबर का महीना, सूरज की किरणों में गर्मी बढ़ रही थी। शहर से दूर समुद्र के किनारे एक पेड़ के तने से लगे मधु और शैलेश बैठे हुए थे। शैलेश का सिर मधु की गोद में था और दोनों
एक दूसरे की बाहों में समा गए। तभी शैलेश ने किसी के पैरों की पदचाप सुनी और वह उठ गया। देखा कि सामने एक नौजवान खड़ा है और उसके पीछे 3 और लड़के। मधु ने देखा वह बबलू था और बबलू ने मधु को हाथों में जकड़ लिया। बबलू ने मधु को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा और पूछा, तुम लोग कौन हो? और इस बदतमीजी का मतलब बात अभी पूरी भी ना हो पाई थी कि बबलू के बूटों का एक प्रहार उसकी कमर पर पड़ा। वह उठकर भिड़ना ही चाहता था कि बबलू का एक शख्स घूंसा उसके गाल पर पड़ा। बबलू के इशारे पर 2 लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। शैलेश ने मधु को अपनी बलिष्ठ बाहों में उठा लिया और पास ही के जंगल की ओर बढ़ चला। मधु प्रतिवाद करती रही। बबलू का तीसरा सहायक भी उसके पीछे पहुंच गया था। शाम तक मधु के न लौटने पर जनार्दन व उनके घरवाले घोर चिंता में गिर गए। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मालती अनजाने भय से अंदर ही अंदर घबरा रही थी। अगले दिन यह खबर जंगली आग की तरह फैल गई थी कि शहर से दूर जंगल में एक लड़की का शव और समुद्र के किनारे एक लड़का घायल अवस्था में मिला है। पुलिस हरकत में आई। उसने शव को अस्पताल पहुंचा दिया और घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करा दिया। जनार्दन को पुलिस ने अस्पताल बुला लिया था शिनाख्त के लिए। जब पुलिस अधिकारी ने शव के मुंह से कपड़ा हटाया, जनार्दन के मुंह से चीख निकल गई। वह वहीं गिर पड़े। दोपहर तक शव कॉलोनी में लाया गया। कॉलोनी के लिए वह दिन शोक का था। सभी जनार्दन के परिवार के दुखों में शामिल थे। माँ का रोकर बुरा हाल था। छोटे दीपू को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मालती दहाड़े मार मार कर रो रही थी। जनार्दन के लिए सब कुछ एक अबूझ पहेली की तरह था। उनके सपनों का महल धराशायी हो गया था। रो रो कर उनका भी बुरा हाल था। मालती के सिवा कौन जानता था कि मधु के जीवन के ऐसे अंत के लिए मालती भी तो जिम्मेदार थी। काश शुरू से उसने उसे बढ़ावा ना दिया होता और माता पिता जी को सब कुछ बता दिया होता।